यहाँ पर मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे दृश्य रायपुर से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया को संबोधित कर रहे थे। और अब आगे रुख करते हैं खेल आजकल का। नमस्कार, खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की शुरुआत। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज भी आज से शुरू हो रही है। नजर डालेंगे टेनिस और फुटबॉल जगत से जुड़ी खबरों पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। खेल आजकल में सबसे पहले खबर खेलो इंडिया पैरा गेम्स से जुड़ी हुई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। आज बैडमिंटन के प्रारंभिक दौर के मुकाबले आयोजित किए गए। इसमें देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते दिखाई दिए। Really. खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन राजधानी दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली के 3 स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, कभी तैयार हो जाइए भारतीय खेलों के इतिहास को बदलने वाले पल के साक्षी बनने के लिए। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन राजधानी दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच होने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 11 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये स्पर्धाएं 3 साई स्टेडियमों IG स्टेडियम, तुगलकाबाद स्थित शूटिंग रेंज और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय पैरा स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। Continuity of the para games and creating more development in the Paralympic sports remains our foremost agenda. The first ever Khelo India Para Games is another big step towards the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Khelo India scheme has remained a game changer for Indian sports. The Khelo India Games have played a pivotal role in the scheme. I wish all the participants of the Khelo India Para Games all the very best. We are very happy that now my new India is becoming inclusive India. I thank the vision of Honorable Modi ji and the Sports Ministry, also the Sports Authority of India, for coming together and making this platform and making India inclusive when it comes to sports. ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 महीना पहले मुंबई में हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिट के सत्र में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उल्लेख के बाद की गई है। खेलो इंडिया के नाम से केंद्र सरकार द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में पैरा स्पोर्ट्स के शामिल करने से 2018 के बाद से 11 सफल खेलो इंडिया आयोजनों की मेजबानी के बावजूद चला आ रहा इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है पैरा एथलीटों के लिए कि उनको पैरा खेलो इंडिया गेम्स के जरिए उनको प्रमोट किया जा रहा है और इस साथ ही साथ जो यंगस्टर है
उनको भी अच्छा मौका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। जो रूरल एरिया के खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसके लिए, और जो यंग खिलाड़ी हैं और आने वाले हमारे देश के लिए जो ये स्पोर्ट्स है, खेलो इंडिया स्कीम्स है, इसके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और मैं मानता हूं कि जैसे एबल बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है, उसके साथ साथ पैरा स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से पैरा खेलों में करियर बनाने के इच्छुक प्रतिभाशाली पैरा एथलीटों की पहचान की जा सकेगी और देश के लिए वांछित परिणाम लाने में उन्हें मदद दी जा सकेगी। ऐसे में 11 दिसंबर को होने वाले उद्घाटन समारोह के साथ ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय खेलों में एक नया अध्याय लिखने के लिए बेकरार हैं। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की आज से शुरुआत हो गई है और बैडमिंटन के मुकाबले जारी हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन युवा खिलाड़ियों को नया मंच दे रहा है और ये पैरा एथलीट सरकार की इस पहल से बेहद खुश हैं। पैरा बैडमिंटन टीम के कोच गौरव खन्ना से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और ये सबसे बड़ी मिसाल बन करके सामने आया है पैरा एथलीट्स के लिए, और किस तरह से रहेगा पूरा इवेंट इस पर बात करेंगे। बैडमिंटन के मुकाबले चल रहे हैं और बैडमिंटन के चीफ कोच हमारे साथ गौरव खन्ना जी मौजूद हैं। गौरव जी, कैसे देखते हैं इस इनॉग्रल एडिशन को? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत मुश्किल होती है किसी भी चीज़ की, और उसके बाद तो वो दिशा और रफ्तार पकड़ ही लेती है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई है और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, और सामान्य खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि पैरा खिलाड़ियों के लिए भी जो इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम खेलो इंडिया के बहुत सारे सेगमेंट, जिसमें कि खेलो इंडिया के हर तरीके के खेल हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स हुए और उसके बाद अब पैरा खेल हो रहे हैं। तो इसमें भारतवर्ष के कोने कोने से आके खिलाड़ी यहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस स्कीम से बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और एक अलग सी इमेज गई है जनता के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में, और खिलाड़ियों को ऐसा लगा है कि हमारे साथ भी बहुत सारी अवसर उपलब्ध है हमारे पास भारतवर्ष में, और हम अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करके सामान्य खिलाड़ियों की तरह अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छी नौकरी ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत सारे पैरा बैडमिंटन देखे जिन्होंने इंडिया के लिए खेल करके धमाल मचा, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, चाहे प्रमोद भगत हों, तो ये वो चेहरे थे जिन्होंने रिकॉग्निशन दिलाया। अब ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए कितना बड़ा मील का पत्थर ये पैरा गेम्स शुरू होने वाले, क्योंकि खेलो इंडिया में नॉर्मल प्लेयर जो खेल रहे थे वो अलग पोडियम पे जा रहे थे, इनके लिए एक लाइफ यहाँ से नई बिगनिंग शुरू होगी। देखिए, अवसर तो लगातार मिलते रहने ही चाहिए, और अवसरों को ज़्यादा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, नीति है, जिसमें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य ही नए चेहरों की तलाश करना है। प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, सुहास अलवाई, मनोज सरकार, इन्होंने तो अपना एक अच्छा कार्य, अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया और 4 मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीतकर देश को एक रास्ता दिखा दिया कि इससे कहाँ तक जा सकते हैं आप। और अब इन नए खिलाड़ियों की बारी है, क्योंकि हमारे को जब खेलों का ध्यान रखना है तो एक छोटे से एम के लिए नहीं रखते हैं, हम एक शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं रखते हैं, हम एक मिड टर्म टारगेट रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 2028 और 2032 और 2036 ओलंपिक्स की बात करेंगे तो हमें नए चेहरों की ज़रूरत है। हमें चाहिए ऐसे आयोजन जहां पर नए नए खिलाड़ी इन खेलों को भागीदारी करने का मौका भी मिले और डीडी के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से वो देख के इंस्पायर्ड हों। कितना इंस्पायर कर रहा है ये गेम, और इनके लिए यहाँ से एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पैरा खेलो इंडिया से ये कहीं ना कहीं अपनी चमक बिखेरेंगे और सभी के सामने अपने आप को रखने में कामयाब होंगे। कैमरा सैंथल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आइस हॉकी एक प्रमुख खेल है। भारत की 90% से अधिक आइस हॉकी प्रतिभाएं लद्दाख से हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस खेल का विकास और नई प्रतिभाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लद्दाख में आइस हॉकी के विकास और विस्तार के लिए गेम चेंजर नाम के ब्लूप्रिंट को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि गेम चेंजर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत को 2042 शीतकालीन ओलंपिक में ले जाने का एक रोड मैप है। This blueprint is game changer and will certainly pave the way to enable an Indian ice hockey contingent to participate in the 2042 Winter Olympics. This will help us to
make Ladakh an important international destination for ice hockey in the world, capitulating India on the international stage. The blueprint, which has been developed in the consultation with various local stakeholders and international experts and reviewed by the International Ice Hockey Federation, aims to create a roadmap for the development of ice hockey in a region like Ladakh, where the sport is extremely popular. खेल मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही खेलो इंडिया स्कीम के बारे में कहा कि इसके द्वारा देश को कई युवा प्रतिभाएं मिली हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। Just one catchphrase of Khelo India has inspired lakhs and lakhs of Indians to take up sports as a hobby or as a career. Khelo India Games have played a pivotal role in the promotion of the scheme, with a total of 11 Khelo India Games organized so far, 5 Khelo India Youth Games, 3 Khelo India University Games and 3 Khelo India Winter Games. We have also decided this year that we are not going to restrict it to the state, to the Jammu and Kashmir. We will take it to Ladakh, Himachal or Uttarakhand also, so that few games are played or event is taken place in the month of Feb 2024 next year. अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 260 रन का लक्ष्य रखा है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। निर्धारित 50 ओवर में भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए। भारत की तरफ से आदर्श सिंह, उदय सहारन और सचिन दास ने अर्धशतकीय पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद जीशान ने 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में सीरीज में उतरेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में 4-1 की जीत हासिल कर दक्षिण अफ्रीका पहुंची है। अगले साल जून में T20 विश्व कप होना है और ऐसे में उससे पहले होने वाला हर मैच भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रविवार से भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत T20 सीरीज के साथ होने जा रही है। दोनों देशों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में युवा भारतीय टीम साल की अंतिम T20 सीरीज में अफ्रीकी सरजमी पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। सूर्य कुमार की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराने में सफलता पाई थी। ऐसे में वो अफ्रीका में भी यही कारनामा दोहराने के इरादे से उतरेंगे। 2024 में T20 विश्व कप का आयोजन होना है। इसके मद्देनजर टीम प्रबंधन ने युवा खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया है। रविंद्र जडेजा को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। बल्लेबाजी में युवा यशस्वी जायसवाल के साथ पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया के सदस्य बन चुके शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते दिखाई देंगे। वहीं श्रेयस अय्यर, ईशांत किशन, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज के साथ अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और दीपक चाहर में से किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। स्पिन विभाग का जिम्मा रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के कंधों पर होगा। दूसरी तरफ बात अगर दक्षिण अफ्रीका की करें तो घरेलू मैदान पर वो जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगे। एडम मकरम की कप्तानी में अफ्रीकी टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। हालांकि डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन, मार्को जॉनसेन और केशव महाराज जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी मेजबान टीम को खतरनाक बनाती है। बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 24 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 13 और अफ्रीका ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारतीय टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच मंगलवार को और सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 14 दिसंबर को न्यू वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
भारतीय क्रिकेट टीम का बड़ा इम्तिहान अब दक्षिण अफ्रीका का दौरा है, जहां टीम को T20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस दौरे की शुरुआत आज T20 सीरीज से होगी, जिसमें टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में भारत का क्या रहा है T20 रिकॉर्ड और आखिरकार कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए क्यों होगी T20 सीरीज एक बड़ा इम्तिहान, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 10 दिसंबर से भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत T20 सीरीज से होने जा रही है। वैसे भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा कई मायनों में अहम है। इस दौरे पर भारतीय टीम युवा सितारों से लैस है और जहां टीम को न सिर्फ T20 बल्कि वनडे और टेस्ट सीरीज में भी अपना दमखम दिखाना है। वैसे बात अगर T20 सीरीज की ही करें तो ये सीरीज युवा कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। हालांकि स्काई के लिए अच्छी बात यह है कि हाल ही में उन्होंने अपनी कप्तानी में T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4-1 से शिकस्त दी है। सूर्य कुमार यादव के सामने चुनौती। सूर्या विदेशी धरती पर कप्तानी का जिम्मा उठाएंगे। ऐसे में सही प्लेइंग 11 का चुनाव सूर्या के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहेगा, क्योंकि इस सीरीज में शुभमान गिल की वापसी हो रही है। ऐसे में गिल का जोड़ीदार कौन होगा, इसे तय करना एक मुश्किल चुनौती के रूप में सामने होगा। जबकि टीम की बात करें तो ये टीम पूरी तरह से नई है। खुद सूर्य कुमार यादव के लिए भी अफ्रीकी जमीन पर T20 खेलना एक नया अनुभव रहेगा। इन खिलाड़ियों से रहेगी उम्मीद। ऋतुराज गायकवाड़। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन ऋतुराज ने बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने T20 में भारत की ओर से सबसे तेज 4000 रन भी पूरे किए हैं। उनकी खेलने की शैली और गेमिंग स्किल्स शानदार रही है और यही वजह है कि वो टीम के साथ दिख रहे हैं। श्रेयस अय्यर। टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर का होना रीढ़ की हड्डी के समान है। दरअसल इस खिलाड़ी ने अपनी उपयोगिता को साबित किया है। अय्यर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के मध्य क्रम के मजबूत बल्लेबाज बन गए हैं। मुकेश कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ भी इस खिलाड़ी ने अपनी गेंद से कमाल दिखाया था। भारत के दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी टीम के खिलाफ T20 रिकॉर्ड को देखें तो टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 में टीम को जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के नाम रहे हैं। भारतीय टीम ने पिछली बार साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली थी और तब टीम ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम खेल में अवरोध उत्पन्न करने के आरोप में आउट होने वाले दूसरे टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ढाका में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन मुशफिकुर को खेल में अवरोध उत्पन्न करने के लिए आउट करार दिया गया। मुशफिकुर रहीम ने काइली जेमिसन की एक गेंद को छुआ था जो उनसे दूर जा रही थी। न्यूजीलैंड द्वारा अपील करने पर उन्हें आउट करार दिया गया। इससे पहले इंग्लैंड के लेन हटन एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्हें 1951 में खेल में अवरोध उत्पन्न करने के लिए आउट दिया गया था। आईसीसी की ताज़ा जारी T20 रैंकिंग्स में रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। वे राशिद खान को हटाकर दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुई T20 सीरीज में वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। उन्होंने भारत की 4-1 की सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 5 मैच में 9 विकेट लिए थे। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम करते हुए सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। भारत से जीत के लिए मिले 81 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 11.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी ने टीम के लिए सबसे अधिक 25 रन बनाए। वहीं नेट स्काइवर ब्रंट ने 16 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले भारतीय टीम 16.2 ओवर में 80 रन बनाकर आउट हो गई थी। जेमाइमा रॉड्रिगेज और स्मृति मंधाना ही दहाई का आंकड़ा पार कर सकी थी। जेमाइमा ने 30 और मंधाना ने 10 रन बनाए थे।
बात करते हैं हॉकी की। मलेशिया में खेले जा रहे पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने आखिरी ग्रुप दौर के मुकाबले में कनाडा को 10-1 के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली। भारत ने इस मैच में आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले क्वार्टर में 2 गोल करने में सफलता पाई। वहीं टीम इंडिया की तरफ से दूसरे क्वार्टर में 1, तीसरे क्वार्टर में 3 और चौथे क्वार्टर में 4 गोल हुए। भारत के लिए आदित्य अर्जुन, रोहित और अमनदीप ने 2-2 गोल करने में सफलता पाई। वहीं विष्णुकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, सौरभ आनंद और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप सी में 3 मैच में 6 अंक के साथ स्पेन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। 12 दिसंबर को होने वाले क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना नेदरलैंड से होगा। बात करते हैं टेनिस की। नोवाक जोकोविच ने अपने रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 8वीं बार एटीपी टेनिस रैंकिंग्स में साल का अंत नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया। 36 साल के जोकोविच ने कार्लोस अल्कारेज को पछाड़कर शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी। जोकोविच ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जून में फ्रेंच ओपन और सितंबर में यूएस ओपन के रूप में साल के 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते। वे पुरुष एकल में रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। वे 2023 में विंबलडन में उपविजेता भी रहे। जोकोविच ने 2023 में 56 जीत दर्ज की, जबकि 7 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस दौरान 7 खिताब जीते, जिसमें पिछले महीने एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब भी शामिल है। बात करते हैं फुटबॉल की। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का पूर्व क्लब सैंटोस अपने 111 साल के इतिहास में पहली बार शीर्ष घरेलू लीग से रेलीगेट हो गया। सीजन के आखिरी लीग मैच में सैंटोस को अपने ही घर पर फोर्टालेजा के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का मतलब है कि सैंटोस ब्राजील की शीर्ष लीग सेरिया से बाहर हो गया। सैंटोस ने 1950 और 1960 के दशक में अपने स्वर्णिम युग में 12 राज्य स्तरीय खिताब, 6 लीग खिताब और 2 कोपा लिबर्टाडोरेस खिताब जीते हैं। पेले और नेमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी देने वाला ये क्लब पिछले कुछ साल से वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा है। क्लब के रेलीगेट होने के बाद क्लब के प्रशंसकों का गुस्सा भी देखने को मिला। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जिताने वाले स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया। मेसी को अक्टूबर में रिकॉर्ड 8वीं बार बलों ड'ओर का पुरस्कार मिला था। फुटबॉल की दुनिया में अपने खेल से खुद को एक अलग स्थान देने वाले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान और इंटर मियामी क्लब के स्ट्राइकर लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का विषय बना है टाइम मैगजीन द्वारा उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर नामित करना। वैसे मेसी के लिए फुटबॉल विश्व कप 2022 तो यादगार रहा ही, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके न केवल अपनी टीम को खिताब दिलाया बल्कि अपने नाम को एक नई पहचान भी दी। हालांकि इसके बाद जून में मेसी ने पीएसजी क्लब को छोड़ दिया था और जुलाई में इंटर मियामी क्लब को ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने क्लब के लिए 14 मैचों में 11 गोल किए। टीम को लीग कप में जीत दिलाई। यहां उन्होंने एक तरह से नई चुनौतियों का सामना भी किया। मेसी ने उम्दा परफॉर्मेंस के बल पर रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन ड'ओर का पुरस्कार भी जीता। वैसे मेसी का जादू केवल फुटबॉल की फील्ड पर ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मेसी के इंटर मियामी क्लब में शामिल होने के बाद से MLS को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों की बढ़ोतरी हुई और मेसी की एक झलक को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त रूप से उत्साह दिखा। टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान पाना वैसे मेसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल जगत से ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें अर्लिंग हालांड और काइले एम्बापे का नाम शामिल रहा, जबकि फुटबॉल जगत से बाहर निकलकर नोवाक जोकोविच भी इस दौड़ में शामिल थे। हालांकि मेसी का जादू इन सब पर भारी पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज़। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के ब्रायन ग्रब के अद्भुत स्टंट की झलकियों के साथ। वेग स्केटिंग और बेस जंपिंग के मिश्रण से बने ब्रायन के इस स्टंट को वेग बेस नाम दिया गया है। आप देखिए रोचक झलकियां और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका